आज श्रम मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। सभी राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्री कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 के फाइनल में भी शामिल होंगे पीएम। भोपाल में आज होगी कांग्रेस की बड़ी बैठक। पीसीसी चीफ कमलनाथ नेताओं से लेंगे रिपोर्ट। 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर बनाई जाएगी रणनीति। संसदीय लोक लेखा समिति का छत्तीसगढ़ दौरा। 26 अगस्त को रायपुर में होगी समिति की बैठक। छत्तीसगढ़ विधानसभा का भी दौरा करेंगे समिति के सदस्य। विदिशा में बारिश को लेकर सीएम ने की समीक्षा बैठक। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर पीड़ितों से भी की मुलाकात। हर संभव मदद का दिया भरोसा। और सुप्रीम कोर्ट में आज ब्रेकलेस वाहनों केस में अहम सुनवाई। 11 दोषियों की रिहाई को दी गई है चुनौती। गैंग रेप और सामूहिक हत्याकांड के दोषियों की रिहाई को लेकर कटघरे में है गुजरात सरकार। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। भोपाल से खबर आ रही जहां पर 2023 चुनाव की तैयारी में जुटी है एमपी कांग्रेस और मध्य प्रदेश कांग्रेस की आज बड़ी बैठक होनी है। और कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में सुबह 10 बजे बैठक होगी। पीसीसी चीफ कमलनाथ की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। विधायक, जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष, मोर्चा प्रकोष्ठ की बैठक होगी और नेताओं को सौंपी जा सकती है चुनाव को लेकर अहम जिम्मेदारी। और जिला प्रभारी अपनी रिपोर्ट के साथ बैठक में हाजिर होंगे। जमीनी स्तर पर तैयार की जाएगी चुनाव की रणनीति। तो देखिए, पूरी तरीके से एक्शन मोड में आ चुकी है कांग्रेस और आज बैठक होनी है। इसके बाद देखना होगा कि क्या रूपरेखा रहने वाली है कांग्रेस की, क्योंकि 2023 को लेकर पूरी तरीके से कमर कस चुकी है कांग्रेस। तो आज इस बैठक में देखना होगा कि किसको क्या अहम जिम्मेदारी दी जाती है, क्योंकि मिशन 2023 को लेकर ये बैठक अपने आप में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जमीनी स्तर पर तैयार की जाएगी चुनाव को लेकर रणनीति। और बीते दिन जो बैठक हुई थी उसमें कोशिश ये की गई थी कि जिस तरीके से कहीं ना कहीं मनमुटाव देखने को मिल रही है कुछ नेताओं के बीच में, उसको दूर करने की कोशिश कमलनाथ ने की थी। और आज ये बैठक अपने आप में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। देखना होगा इस बैठक के बाद किसे कौन सी नई जिम्मेदारी दी जाती है, क्योंकि 23 के लिहाज से ये बैठक अपने आप में अहम मानी जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। जिला प्रभारी अपनी रिपोर्ट के साथ बैठक में हाजिर होंगे। देखेंगे किस तरीके से उस रिपोर्ट के जरिए क्या अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। पीसीसी चीफ कमलनाथ की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। जिला प्रभारी अपनी रिपोर्ट के साथ इस बैठक में हाजिर होंगे। जमीनी स्तर पर तैयार की जाएगी चुनाव को लेकर रणनीति। खाका तैयार किया जाएगा किस तरीके से 2023 में किले को भेदना है और किस तरीके से लोगों के बीच जाकर अपने विश्वास को मजबूत किया जा सके। हालांकि अभी लोकल बॉडीज के चुनाव में कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है और अपने परफॉर्मेंस को बरकरार रखने के लिए जनता के बीच जाने की कोशिश की जाएगी और बूथ लेवल तक के कार्यकर्ताओं को टिप्स भी दिया जाएगा, मंत्र भी दिया जाएगा, क्योंकि 2023 का चुनाव अपने आप में महत्वपूर्ण बताई जा रही है। अमृतांशी जोशी ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ी है। अमृतांशी, आज की बैठक कांग्रेस की अपने आप में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कितने बजे बैठक स्टार्ट होगी? देखिए, सुबह 10 बजे प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस की बड़ी बैठक है, आज वो शुरू होने वाली है। और मैं आपको बता दूं, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है। कमलनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है और जाहिर सी बात है 2023 की तैयारी के चुनाव में अब हम कह सकते हैं देखिए, इसलिए महत्वपूर्ण ये बैठक है क्योंकि कई विधायक इसमें शामिल होने वाले हैं, पदाधिकारी शामिल होंगे, युवा प्रकोष्ठ के जो है लोग शामिल होंगे। जमीनी स्तर पर कांग्रेस खुद को मजबूत करने में लगातार इसलिए भी जुटी हुई है क्योंकि देखिए, कांग्रेस का नगर निगम में अगर हम परफॉर्मेंस की एक बार नजर डालें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने पिछली बार के मुकाबले काफी अच्छा प्रदर्शन नगर निगम में किया है। अगर हम बड़े नगर निगमों की बात करें, चाहे जबलपुर या अन्य नगर निगम हो, अच्छी खासी सीटें जीतकर यहाँ पर कांग्रेस आई है। तो लगातार अब 2023 की तैयारी में कि कैसे जमीनी स्तर पर संगठनात्मक रूप से कांग्रेस
खुद को मजबूत करेगी, इसको लेकर यहाँ पर रणनीति बनाई जाएगी। देखिए कमलनाथ जो है हाल ही में अभी दिल्ली होकर आए हैं, कई टिप्स लेकर आए हैं वो ऊपरी संगठन से, और क्या कुछ टिप्स या क्या कुछ रणनीति वो यहाँ पर युवा प्रकोष्ठ के जो पदाधिकारी हैं, अलग अलग प्रकोष्ठों के विधायकों को देंगे। देखिए जिला प्रभारी जितने भी हैं, हाल ही में कांग्रेस ने अपने जिला प्रभारियों को बदला है और उनकी रिपोर्ट्स तैयार करवाई हैं कि किस तरीके से नगर निगम चुनाव में किसका परफॉर्मेंस रहा है, और अपनी अपनी रिपोर्ट लेकर जो जिला प्रभारी हैं वो अब कमलनाथ के पास पहुंचने वाले हैं। जिला रिपोर्ट के आधार पर उनका मूल्यांकन होगा, क्या कुछ रणनीति बनाई जाएगी, क्या कुछ टिप्स दी जाएगी, आज ये बैठक में तय होगा। देखिए कुल मिलाकर ये माना जाए कि परफॉर्मेंस के आधार पर जो है जिम्मेदारी दी जाएगी। ठीक है अमृतांशी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप इस खबर पर नजर बनाए। आगे बढ़ेंगे, भोपाल से अगली खबर है जहां पर अगले 2 दिन तक भारी बारिश से राहत मिलेगी। उज्जैन, भोपाल और अन्य ऐसे इलाके हैं जहां पर जबलपुर संभाग में पड़ सकती है बौछार बारिश की। नर्मदापुरम, सागर संभाग में भी हल्की बारिश की संभावना जताई है, तो वहीं चंबल और ग्वालियर संभाग में भी बारिश हो सकती है। तो इन जगहों पर बारिश के साथ गरज चमक की संभावना भी मौसम विभाग की तरफ से जताई जा चुकी है। तो मौसम को लेकर ये अपडेट हम आपको दे रहे हैं। नर्मदापुरम और सागर में हल्की बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई जा चुकी है। चंबल और ग्वालियर की बात की जाए भी, यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही आलम रहने वाला है। मुरैना की बात करते हैं जहां पर बारिश बाढ़ को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऑफिसर्स के साथ बैठक की है, समीक्षा बैठक की है और भिंड, मुरैना, श्योपुर कलेक्टर बैठक में शामिल हुई है। बाढ़ में हुए नुकसान को लेकर सीएम ने जानकारी ली है डिटेल से, और राहत कैंप और प्रभावित गांवों के बारे में भी जानकारी दी है। बाढ़ प्रभावित के लिए राहत कैंप में व्यवस्था करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। तो देखिए खुद एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। वो लगातार ग्राउंड जीरो पर पहुंच रहे हैं, अधिकारियों के साथ बैक टू बैक बैठक कर रहे हैं, उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। और जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वहां पर भी वो पहुंच रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को एक एक करके जान रहे हैं और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया जा रहा है। मुरैना अंचल की बात की जाए तो यहाँ पर 200 से ज्यादा गाँव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। उधर विदिशा पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ को लेकर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करने के बाद बाढ़ प्रभावित लोगों से भी मुलाकात की है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने लोगों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है और पीड़ितों से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई और बोट के जरिए निरीक्षण भी किया। तो तस्वीरें के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से ग्राउंड जीरो पर लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं। वो लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जो इलाका प्रभावित हुआ है उन इलाकों में वो खुद जाकर दौरा कर रहे हैं, जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से डैमेज हुआ है उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने और बाढ़ राहत के लिए चलाए जा रहे कार्यों की समीक्षा करने के लिए विदिशा पहुंचे और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कलेक्ट्रेट के बेतवा सभागार में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी की। बैठक में सीएम ने विदिशा जिले के सभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और वहां पर कार्यों की जानकारी भी ली। साथ ही साथ बाढ़ का पानी उतरने के साथ किए जा रहे कार्यों के बारे में अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत बचाव कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को के साथ साथ जनप्रतिनिधियों के साथ होमगार्ड जवानों का आभार भी व्यक्त किया और सीएम ने अधिकारियों के साथ पानी कम होने पर सभी व्यवस्थाओं को जल्द सुचारू करने के निर्देश भी दिए हैं। गुना जिले में भी गया, रायसेन जिले में भी मैं गया, जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है। मैं विदिशा से ही पूरे प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि दिक्कत और संकट है, लेकिन मैं साथ खड़ा हूँ, सरकार साथ खड़ी है। हम संकट के पार जनता को निकाल के ले जाएंगे और युद्ध स्तर पर सारी व्यवस्थाएं बहाल करेंगे और राहत के भी बेहतर से बेहतर इंतजाम करेंगे। मुझे एक बार बधाई देता हूं सब लोगों को, उन्होंने बहुत मेहनत से, और धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं, मेहनत से काम किया, प्रशासन के लोगों ने भी, जनप्रतिनिधियों ने भी। अब पहली चीज़ सफाई, दूसरी चीज़ पेयजल की सप्लाई, क्योंकि हमारा जो पानी का फिल्टर प्लांट है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है, डूबा है। तो जैसे पानी उतरता है टीमें लगा के ग्रामीण क्षेत्रों में भी नल जल योजनाएँ बंद होगी उनको चालू करवाना। फिर पानी का शुद्धिकरण के लिए जो अलग अलग दवाइयाँ डालते हैं वो डलवाना।
ताकि बीमारी फैलने का खतरा ना हो। और उसके बाद बिजली की व्यवस्था को बहाल करना, क्योंकि बिजली को बहुत सावधानी से चालू करते हैं। अगर पानी में करंट आ गया तो फिर उससे ज़िंदगियां खतरे में पड़ती है। 65 की हमने नहीं देखी लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि 65 जैसी ही, कुछ कहते हैं ज़्यादा थी, कुछ कहते हैं थोड़ी कम थी, लेकिन वैसी भयानक बाढ़ थी। पानी अभी उतरना शुरू हुआ है, पूरा खाली होने में अभी थोड़ा समय लग सकता है। कल भी मैं लगातार बासौदा उतर के रेस्क्यू ऑपरेशन में सम्मिलित हुआ था और विदिशा के आसपास भी देखा था, कुरवाई भी मैं गया था और मैं राजगढ़ और गुना भी गया था और आज भी यहाँ से कुरवाई होकर भिंड और मुरैना मुझे जाना है। उधर बाढ़ को लेकर हुए नुकसान को लेकर शिवराज सरकार पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। इसको लेकर लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और विदिशा के बाद सागर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा सीएम करने के लिए पहुंचे और वहीं बीना के किसानों से भी चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी लोगों का सर्वे कराकर राहत राशि भी उन्हें मुहैया करवाई जाएगी, साथ ही फसल बीमा योजना का लाभ भी मिलेगा। भारी बारिश के कारण मैं जानता हूं कि खेतों में फसलों को बहुत नुकसान हुआ है। मैं लगातार कल सवेरे से ही घूम रहा हूं। कल भी मैं यहां से राउंड लगा के गया था। आप चिंता मत करना, पूरा सर्वे करवाऊंगा, राहत की राशि भी दी जाएगी और फसल बीमा योजना का पैसा भी दिलवाऊंगा। इस संकट के पार निकाल के आप सबको मैं ले जाऊंगा, इसलिए मामा आया है। राजधानी भोपाल से खबर है, जहां पर बाढ़ को लेकर एक्शन में है सरकार पूरी तरीके से और देर रात तक जारी रहा सीएम शिवराज सिंह चौहान का दौरा। सीएम शिवराज ने देर रात तक हाई लेवल की मीटिंग की है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बैठक में वर्चुअली जुड़े। मुरैना, भिंड, श्योपुर के कलेक्टर बैठक में शामिल हुए। डैम से पानी छोड़ने को लेकर बैठक में चर्चा हुई है और अगर पानी निकल गया तो 56 गांव प्रभावित होंगे। सीएम शिवराज का ये भी कहना है और हमने हर गांव में सूची तैयार कर रखी है और पूरा दल और सरकार पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है और चंबल किनारे रहने वाले लोगों पर पूरी तरीके से फोकस्ड किया जा रहा है, क्योंकि नदी का वाटर लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है और पानी बढ़ने से जाहिर सी बात है कई गांव प्रभावित होंगे और वहां पर सरकार पूरी तरीके से फोकस्ड है। खरगोन की बात करते हैं, जहां पर बड़वाहा मोड़ तक का पुल में आई दरार को लेकर इंदौर इच्छापुर राजमार्ग के पिलर में दरार आई है। एसडीओपी थाना प्रभारी बड़वाहा ने निरीक्षण किया है। एनएचएआई को सूचित कर दिया गया है और एनएचएआई की टीम पिलर में दरार की जांच भी करेगी और पिलर में दरार आने के बाद यातायात प्रभावित रहा है। 36 घंटे से यातायात को बंद रखा है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। दरअसल पिलर में दरार आई है जिसके बाद से यातायात प्रभावित हुआ है। हालांकि एनएचएआई को सूचित कर दिया गया है। हमने देखा है पुल है उसकी एक जो दादा दरबार के पहले बड़वा से जाते समय जो पहला उसका पिलर है, सेकंड पिलर में बड़ी दरार आ गई है। उस संबंध हमने एनएचएआई को लिखा है, उनसे राय लेने के बाद पुल खोलेंगे। टीआई साहब ने को भेजा है, हमने टीआई साहब खुद गए हुए हैं, उनसे एनएचएआई वालों से निरीक्षण कराएंगे। निरीक्षण कराने के बाद वो अगर उसको सेफ बताएंगे तो तुरंत उसको खोल देंगे। और अब खबर है इटारसी से, जहां पर जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने इटारसी के तवा डैम का निरीक्षण किया और इस दौरान मंत्री सिलावट ने कहा कि इस बार बारिश अच्छे होने से डैम पूरी तरीके से लबालब हो गया है। मंत्री सिलावट ने कहा कि तवा डैम से नर्मदापुरम और हरदा जिले के 1000 गांवों की 3,20,000 हेक्टेयर खेतों की सिंचाई की जाती है और डैम की सुरक्षा को लेकर मंत्री ने कहा कि डैम की सुरक्षा के लिए हमने व्यापक इंतजाम किए हैं और इसके अलावा इटारसी के तवा डैम की स्थिति को बेहतर बताया है। पूरे मध्य प्रदेश में हम 27 डैम विश्व बैंक से 540 करोड़ रुपए हमने सेफ्टी के लिए हम निश्चित रहे। एक योजना बनाई जा रही है, एक रचना की जा रही है कि डैम में कोई तकलीफ नहीं। श्योपुर की बात करते हैं, जहां पर बीते 2 दिनों से चंबल और पार्वती नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और जिसके चलते नदी किनारे बसे हुए 28 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में
आ गए हैं और लोगों के घरों में नदियों का पानी भर गया है। इन हालातों में ग्रामीण अपने घर मकानों को छोड़कर दूसरी जगह पर सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट होने को मजबूर हैं। बाढ़ राहत और पुलिस की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बाढ़ से घिरे हुए गांव के ग्रामीणों को सुरक्षित बाहर निकालने में जुटी हुई है, लेकिन बाढ़ पीड़ितों को खाने पीने और रहने के इंतजाम प्रशासन की ओर से अभी तक नहीं किए गए हैं, जिससे वहां पर लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। मकान डूब चुका पूरा और सारा इसमें कमर पानी उड़ रहा था इसमें। अब सामान निकाल के काट रहे हैं। तो घरों में पानी भर गया तो फिर खाना वगैरह कुछ भी नहीं है। उधर मध्य प्रदेश में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। बाढ़ का पानी उतरने के बाद तबाही का मंजर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। रायसेन की बात की जाए तो यहां पर भी तबाही के निशान देखने को मिल रहे हैं और बारिश रुकने के बाद जो गांव टापू बन गया है वहां पर न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम पहुंची और इलाके का जायजा लिया है। गांव के चारों ओर तालाब जैसा नजारा दिखाई दे रहा है और खेत में अभी भी 5 से 10 फीट पानी भरा हुआ है। किसानों की फसल पूरी तरीके से तबाह हो गई है, डूब चुकी है और खेतों में खड़े ट्रैक्टर भी डूबे हुए हैं और खेतों पर रखे गए सामान का कोई पता नहीं चल पा रहा है। स्थानीय निवासियों की माने तो नगर पालिका मंडीदीप के पिपलिया लोरका गांव में 1965 में ऐसी बाढ़ आई थी और बाढ़ से स्कूल का पूरा सामान बर्बाद हो चुका है। बाढ़ में 2 दिनों तक स्कूल डूबा रहा, जिसे स्कूल में रखा गया बच्चों का रिकॉर्ड भी गल गया है। बाढ़ के बीच जो पूरा गांव टापू बना हुआ था, रायसेन जिले के हम ऐसे ही गांव पहुंचे हैं और अभी हम देखें कि मध्य प्रदेश में बारिश थमे हुए दूसरा दिन है, लेकिन अभी भी जो बाढ़ के निशान हैं वो अभी बाकी हैं और बाढ़ से पूरी तरह से राहत नहीं मिली है। आप देखें कि ये जो तालाब नुमा आप देख पा रहे हैं कि पूरी जगह जगह पानी भरा हुआ है। दरअसल ये ना तालाब है, ना ये नदी है, ना कोई नाला है, बल्कि ये गांव के खेत हैं और खेतों में पानी अभी भी भरा हुआ है। ये कहा जा रहा है करीब 5 से 10 फीट पानी खेतों में अभी भी मौजूद है। हम जिस जगह मौजूद है बस वही ये गाँव का एकमात्र वो इलाका है जो कि पानी से बचा हुआ था। ये जो आप नीचे देख पा रहे हैं जो केबल वायरिंग है, यहाँ तक पानी आ चुका था। पूरा गाँव टापू बना हुआ था। फिलहाल हम बात करें तो गांव में जो खेत दूर तक नजर आ रहे हैं, वहां पर किसी का ट्रैक्टर फंसा हुआ है, किसी के मशीनरी है और अभी भी वहां पर खेत में जाने का रास्ता नहीं खुला है। यानी बड़ी भारी संख्या में नुकसान हुआ है लोगों का और फिलहाल जो है सर्वे होना बाकी है। गांव के लोगों से समझते हैं कि अभी कितना नुकसान हुआ है और इस जो बाढ़ की स्थिति बनी हुई है ये आखिरकार कब तक बनी रहेगी। क्या साहब, टापू था, गांव के चारों ओर पानी पानी था, लोग अपने छत पर जीवन गुजार कर रहे हैं। नुकसान कितना हुआ सर? नुकसान तो ये मान के चलिए कि बिल्कुल 80% नुकसान है किसानों का। यहाँ पे बाढ़ की चपेट में सारी फसलें खराब हो चुकी है। धान की फसल है, धान की फसल मात्र कैपेसिटी 24 घंटे की पानी की, यहाँ तो 48 घंटे से ऊपर। सन 65 जैसी थी स्थिति, 1965 जैसी स्थिति थी। यहाँ पे लोग अपनी अपनी जान बचा कर ऊपर भाग गए। घरों का सामान भूसा नहीं बचा, पूरा खराब हो गया। गेहूं थे, गेहूं भी खराब हो गए। प्याज थोड़ी बहुत बचा पाए सर, ऊपर लाए ढो के। हमने चारों तरफ ग्राम पिपलिया लोरका में पानी पानी देखा, पूरा गांव के आसपास पानी पानी हो गया और जिससे निकलने का रास्ता बंद हो गया। उधर बीजेपी की बैठक और रोजगार दिवस को लेकर कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त निशाना साधा है। कांग्रेस नेता नरेंद्र सरूजा ने कहा है कि बीजेपी भर्तियों के नाम पर लगातार झूठ बोल रही है। विभागों में पद खाली हैं लेकिन भर्ती की प्रक्रिया में गड़बड़ी की जा रही है। तो वहीं कांग्रेस से आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने कहा है कि कांग्रेस का काम सिर्फ आलोचना करना है, कोई अच्छा काम करे तो कांग्रेस आलोचना करती है। उन्होंने पीसीसी चीफ कमलनाथ और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर भी जमकर निशाना साधा। सरकार हर बार झूठे दावे करती, फिर एक बार झूठे दावे करे क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, फिर झूठे रोजगार मेले लगाए जाएंगे, तमाम दावे किए जाएंगे और 2-2, 5-5 हज़ार की लोगों को भर्तियां और नौकरियां दी जाएगी जो युवा ठुकरा देंगे। हमने तो वो स्थिति भी देखी कि उज्जैन और ग्वालियर कोर्ट के अंदर लिपिक भर्ती, ड्राइवर और माली के 100 पदों के लिए, 95 पदों के लिए 10-10 हज़ार उच्च शिक्षित डिग्रीधारी युवकों को हमने लाइन में लगे देखा हुआ है। इससे समझा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में रोजगार की क्या स्थिति। देखिए, कांग्रेस पार्टी का एक ही काम है, आलोचना करना। कांग्रेस कभी उन रोजगार मेलों का स्वरूप देखे, प्रकार देखे, आकार देखे, परिणाम देखे।
तो फिर शायद कांग्रेस को समझ में आएगा कि क्यों मध्य प्रदेश की विकास दर 29.74% है, क्यों मध्य प्रदेश की जीएसडीपी 11 लाख करोड़ की है, क्यों मध्य प्रदेश 11 लाख करोड़ रुपए की है, क्यों मध्य प्रदेश की जो प्रति व्यक्ति आय है जो कांग्रेस के दिग्विजय सिंह के समय 33,000 थी अब 1.25 लाख रुपए है। ये सब विकास से, रोजगार से और आर्थिक सफलता और संपन्नता से संभव होता है, खाली कांग्रेस के समान बात करने से नहीं। ग्वालियर से खबर है जहां पर प्रीतम लोधी के एक बार फिर से बोल बिगड़े हैं। बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री को धमकी दी गई है। प्रीतम लोधी ने धीरेन्द्र शास्त्री को विवादित शब्द और धीरेन्द्र शास्त्री ने मुझे जान से मारने की धमकी दी है, ये कहना है। और ब्राह्मणों पर विवादित टिप्पणी के बाद चर्चा में है प्रीतम लोधी। धीरेन्द्र शास्त्री ने प्रीतम लोधी के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी ने प्रीतम लोधी को हालांकि पार्टी से निष्कासित किया है। उन्होंने वहां से एक चीज कही कि प्रीतम लोधी की ठटरी बनेगी। अच्छा, ठटरी कौन शब्द बोलते हैं? महिलाएं। और नकटिया कौन बोलते हैं? महिलाएं। एक तो महिला शब्द बोलता है कि मुझे जहां भी मिल जाएगा तो मैं उसको मसल के फेंक दूंगा। आपने देखा होगा कितना कह गई। अच्छा, क्यों प्रीतम लोधी कोई अंगूर का दाना थोड़ी है तो तू मसल देगा? कोई अंगूर का दाना हूं मैं? क्या मूंगफली हूं छड़ी पुरानी तो मसल देगा भैया? अच्छा, तुम ही लोग बताइए, और जो कि भाई संत में है कहीं मेरे को मिल गया ये। प्रीतम लोधी ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। अभी एक तथाकथित मध्य प्रदेश में एक वीडियो वायरल हुआ है। एक कोई तथाकथित नेता है बहुत बड़े, उसने वीडियो में कहा कि ब्राह्मण और कथावाचक 8 घंटे बर्बाद करते हैं। सार क्या निकलता है? नकटा तोरो बाप निकरत। कथा व्यास ब्राह्मण अगर इस संसार में नहीं होते तो तुम अपने बाप का नाम नहीं जान पाते, तुम राम के बारे में नहीं जान पाते, भगवान कृष्ण के बारे में नहीं जान पाते। तुम कहते कथावाचकों की क्या जरूरत? मूर्ख, ठटरी के बड़े नकटा, तुम मुझे मिल जा मैं मसल दूंगा तुझे। उन्होंने वहां से एक चीज कही कि प्रीतम लोधी की ठटरी बनेगी। अच्छा, ठटरी कौन शब्द बोलते हैं? महिलाएं। और नकटिया कौन बोलते हैं? महिलाएं। एक तो महिला शब्द बोलता है कि मुझे जहां भी मिल जाएगा तो मैं उसको मसल के फेंक दूंगा। आपने देखा होगा कितना कह गई। अच्छा, क्यों प्रीतम लोधी कोई अंगूर का दाना थोड़ी है तो तू मसल देगा? कोई अंगूर का दाना हूं मैं? क्या मूंगफली हूं छड़ी पुरानी तो मसल देगा भैया? अच्छा, तुम ही लोग बताइए, और जो कि भाई संत में है कहीं मेरे को मिल गया ये। उधर ग्वालियर में ऑटो रिक्शा चालकों की स्टंटबाजी की तस्वीरें निकलकर सामने आई है। यहां पर शहर की विवेकानंद तिराहे के बीच सड़क पर डांसिंग ऑटो का स्टंट देखने को मिला है और इसके चलते यहां पर गुजर रहे राहगीरों की मुसीबत भी बढ़ गई है। बीच चौराहे पर ऑटो चालकों की महफिल जमी रही और राहगीर परेशान होते रहे। हालांकि इस मामले में ट्रैफिक पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए स्टंटबाज ऑटो चालक को हिरासत में ले लिया और उसके ऑटो को भी जब्त कर लिया। ये सब चेतकपुरी चौराहे की घटना है। ये वीडियो में जो आ रहा है वो चेतकपुरी था और आज चेतकपुरी पे देख रहे हैं कि आपके वीडियो आने के बाद में उस आदमी को पकड़ भी लिया गया है और उसके खिलाफ चालानी कार्रवाई करके ऑटो उसका थाने पे खड़ा करा दिया। नाबालिग लड़का है, बिल्कुल सही बात है, और उसके पास लाइसेंस भी नहीं पाया गया और ख़तरनाक तरीके से वाहन चलाना और ध्वनि प्रदूषण करना, इन धाराओं में उसके खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। आज के दौर में सीसीटीवी कैमरे को तीसरा आंख माना जाता है। आपके घर, दफ्तर से लेकर सड़कों, यहां तक कि मॉल तक में आपको आसानी से सीसीटीवी नजर आते हैं। लेकिन सोचिए जरा, अगर यही सीसीटीवी कैमरा स्कूल के टॉयलेट में दिख जाए तो आखिर क्या होगा। यही हुआ है रतलाम के एक स्कूल में। ये रिपोर्ट देखिए। स्कूल शिक्षा का मंदिर, बच्चों के भविष्य को संवारने की जगह, लेकिन अब जरा ध्यान से इस सीसीटीवी की ओर नजर दौड़ाइए। मध्य प्रदेश का जिला रतलाम और यहां नामली के कॉन्वेंट स्कूल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब टॉयलेट में ही सीसीटीवी कैमरे के बारे में पता चला। यहां के स्कूल के तमाम छात्रों का कहना है
कि स्कूल प्रबंधन ने टॉयलेट के अंदर ही कैमरे लगा दिए थे। छात्रों को जैसे ही इस बारे में पता चला तो सभी ने मिलकर चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर 8 अगस्त को इसकी शिकायत की और छात्रों का ये तक कहना है कि इससे उनको बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, शर्मिंदगी महसूस हो रही है। सूचना मिलने के बाद जैसे ही टीम स्कूल पहुंची तो निरीक्षण में स्कूल की दूसरी मंजिल पर कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्रों के लिए बने 2 शौचालयों में कैमरे लगे हुए मिले। वहीं इस शर्मनाक घटना के बाद चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने बाथरूम से कैमरे निकलवा दिए और आगे की कार्रवाई के लिए अपनी रिपोर्ट तैयार कर बाल कल्याण समिति को सौंप दी है। वहीं इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने भी स्कूल में टीम भेजकर जांच कराई तो कैमरे लगे होने की जानकारी सामने आई। मैम, आपने वहाँ कैमरे लगे पाए हैं, फिर इसके बाद में कहाँ किसको क्या सूचित किया? हम न्यायपीठ बाल कल्याण समिति को हमने सूचित किया और आगे की जो भी कार्रवाई होती है बाल कल्याण समिति करेगी। इसमें पुलिस शिकायत कब तक हो सकती है, कौन करेगा? बाल कल्याण समिति ने जवाब मांगा है उन्होंने, जब भी स्कूल प्रशासन जवाब देगा तो बाल कल्याण समिति आगे की कार्रवाई करेगी। इस घटना के बाद अब सवाल ये उठता है कि आखिर स्कूल में ऐसी घटिया और शर्मनाक हरकत क्यों की गई, कैसे की गई, कहां सो रहा है पूरा का पूरा स्कूल प्रबंधन? क्या ये बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं है? आखिर इसके पीछे कौन है जिम्मेदार? क्या हम ऐसे ही अपने बच्चों को भगवान भरोसे स्कूल में भेजेंगे जहां उनके साथ ऐसी घटनाएं होंगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। सभी मामलों में ऐन वक्त पर कार्रवाई तो जरूर होती है, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि ऐसे शर्मनाक हरकतों पर लगाम कब, कौन और कैसे लगाएगा? तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।